हेलो गाइस, वेलकम टू दिस पीवाईक्यू सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। बहुत ही रैपिड रिवीजन करेंगे हम थ्रू पीवाईक्यूज़। सो पीवाईक्यूज़ के थ्रू हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे, विच इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज अ चैप्टर। बहुत फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम सिर्फ पीवाईक्यूज़ ही नहीं करेंगे, हम इसके साथ जो भी थ्योरी होगा, एसोसिएटेड थ्योरी या और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस सीरीज़ इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा। दूसरा, उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है भाई जिनको थोड़ा सा थ्योरी में प्रॉब्लम है ना, तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए भाई इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अपना थ्योरी भी क्लियर कर सकते हो, और अगर हार्डर पीवाईक्यूज़ कर पा रहे हो तो डेफिनेटली सिंपल पीवाईक्यूज़ तो कर ही पाओगे, है ना। सिंपल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कर पाओगे। तो सब जेई मेन जेई एडवांस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक सीखना चाहता है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही रैपिड रिवीजन होगा भैया ना। इससे फास्ट तुम खुद भी नहीं कर पाओगे, इतने कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है सर। दूसरा पर्पस है इस सीरीज़ का कि यार बहुत सारे बच्चों को मिथ होता है कि एडवांस कुछ भी रेलेवेंट रैंडम चीज़ें पूछ लेता है। तो यार इतना रैंडम नहीं है। 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व फ्रॉम बेसिक्स ओनली। तो ये भी बात तुम्हें सिखाई जाएगी, ठीक है। और अगर बेसिक्स नहीं भी सॉल्व हो रहे होंगे तो यार कुछ स्टैंडर्ड बुक को एडवांस बहुत फॉलो करता है ना। कुछ लोग बोलते हैं यार बुक सब फालतू है, स्टैंडर्ड बुक कुछ नहीं होता है। तो यार आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्टैंडर्ड बुक का पावर क्या होता है ना। तो आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बेसिक्स प्लस स्टैंडर्ड बुक को अगर मैं फॉलो कर लूँ तो मेरा एडवांस ऑलमोस्ट क्लियर, मतलब ऑर्गेनिक तो मान के चलूँ मैं कि मैं 9 में से 10 सवाल कर पाऊँगा, ठीक है। तीसरी बात है कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि बहुत सीधे होते हैं ना, बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता हो तभी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स भी होती हैं भाई, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक हो गया, कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कैसे कर पाते हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम एलिमिनेशन का यूज़ कर पाते हैं। तो ये भी बहुत जगह मैं तुम्हें लगाऊंगा और बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, या मैं किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता हूँ। तो तुम मेरा तरीका भी सीखोगे भाई कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। अल्टीमेटली आंसर लाना एम है ना। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट नॉलेज हो, ठीक है। तो ये बात भी मान के चलो, एकदम ऐसा मत सोचा करो कि 100% नॉलेज होगा तभी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये भी अपन सीखेंगे कि भाई यार थोड़ी कम नॉलेज के साथ भी क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो ये सब पर्पस हैं इस सीरीज़ के। एंड जो मैं पीवाईक्यूज़ ले रहा हूँ वो मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं टॉप 10 पीवाईक्यूज़ ले रहा हूँ। उनके पीछे का क्राइटेरिया क्या है, दे आर टफर वन, डेफिनेटली टफर वंस ले रहा हूँ मैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वंस है ना, जिनसे यार मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो इस तरह के मैं पीवाईक्यूज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो भी मैंने डाला था ऑन टॉपिक आइसोमेरिज्म, जिसको काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत ही 10 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया था। तो उसको भी जाके ज़रूर देखो, है ना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे ही एडवांस एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। एंड जो भी मैं डिस्कस करूँगा तुम देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन का PDF में तुम्हें दिखा देता हूँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारी बुक्स की थ्योरी अटैच की हुई है यहाँ पर, है ना। जो स्टैंडर्ड बुक है सोलोमन, बेसिकली सोलोमन का था ये सब कुछ। इधर पीटर साइक्स भी आ जाएगा, ये पीटर साइक्स का थ्योरी अटैच्ड है। तो ये जो भी मैं ये क्लेडन का थ्योरी अटैच्ड है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो जो भी मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ, स्टैंडर्ड बुक का थ्योरी लेता हूँ, तो ये PDF मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ भाई। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। एंड आज का भी डिस्कशन वीडियो का जो PDF बनेगा उसको वीडियो के साथ ही अटैच कर देंगे, यूट्यूब पे भी एंड टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलें तो स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक। आज का टॉपिक है GOC भाई सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अब इस टाइम पर तो मैं तुम्हें पूरा GOC पढ़ाने से रहा, है ना उससे कुछ पर्पस सॉल्व होगा। तो जो GOC का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर नाम लिया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है GOC में एसिड बेस थ्योरी, है ना। एसिड बेस थ्योरी पे भर के सवाल पूछता है। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो रेजोनेंस भी आना चाहिए, है ना। तो ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिसिटी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बट तुम्हें आता है तो
बहुत ही ईजिली हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं GOC के जो मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबको देखेंगे आज, एंड बुक्स क्या बोलती हैं इनके बारे में वो भी देखेंगे। तो क्लैरिटी तो तुम्हें मिलेगी डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। चले स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। अगर मुझे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन हो तो मैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकता हूँ। जैसे अभी मुझे इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं, है ना भाई, इसी के बनाए हुए हैं ना। तो इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये खुद भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। इसके अलावा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे और दिए हुए हैं, ठीक है। लेट से इसको ई बोल देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। अब इनका स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है, तो इसके बारे में जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले रूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में ही लगाने होते हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने में नहीं लगाने होते हैं। कुछ बच्चे ये रूल्स 2 डिफरेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने में लगाते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करते वक्त कभी रेजोनेंस मत कराने लग जाना कि सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, सर ऐसा रेजोनेंस दिख रहा है ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं देखते, ठीक है। तो किस तरह से देखते हैं, तो कुछ फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं। इन रूल्स का सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है सब जगह सेम हो, बट आंसर सबसे सेम आता है मैजिकली, है ना। तो मैं क्या फॉलो करता हूँ मैं वो तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई यूजिंग दिस रूल्स, ठीक है। तो बुक्स भी ऐसा डेफिनेट वो नहीं देती ऑर्डर, और थोड़ा सा यहाँ पर इंट्यूशन भी काम करता है सर। आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालने के लिए। अगर आप ऐसा सोच पाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे इन क्वेश्चंस में। कैसे, अभी देखते हैं। तो पहला रूल जो जनरली देखने को मिलता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है सर, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, इतना बात अपन को पता होता है, ठीक है। तो जिस कंपाउंड में जितने कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड में मैं सारे बॉन्ड सिग्मा पाई नहीं गिनूंगा, मैं सिर्फ पाई बॉन्ड देखता हूँ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का तो रेजोनेंस में कुछ नहीं हो रहा। तो जितना पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उस आर एस का, ठीक है। तो जैसे अभी इन 4 स्ट्रक्चर्स में मैं देखूँ ABCD में, तो सब में 2-2 पाई बॉन्ड है, तो पहले रूल से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। दूसरा रूल बोलता है कि सर ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ ऑल एलिमेंट इज़ मोर स्टेबल। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हो रहा हो तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल। उसको सबसे पीछे पटक दें, फिर कोई सा रूल ना लगाएं, है ना। तो अगर इन तीनों का तुम्हें ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिखे तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। एक तो यार कुछ लोगों को यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है, इसको भी देख लेते हैं कि सर आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये बन गया, सर इधर भी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है। भाई ये अनस्टेबल नहीं है, इधर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें इतना मुझे रोना नहीं है, वो स्टेबल है, उसमें कोई ऐसा अनयूजुअल अनस्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के पास पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक दिस वन, ऐसा हो, ऐसा बना दिया सर RO+, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा हो तो फिर हाईली अनस्टेबल है, ये नहीं करना है मुझे किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे ऐसा देखे उसको सबसे पीछे पटका जाए, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 2 रूल्स अपन ने देखे। तो जनरली जो दिक्कत आती है इन 2 रूल्स में आती है कि ये 2 रूल्स ऊपर नीचे होते हैं ना, कोई इसको ऑक्टेट वाले को पहले लगाता है और कोवेलेंट वाले को बाद में लगाता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। बिलीव में दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो अपन देख सकते हैं, जैसे बुक भी बोल रहा है मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। जैसे इसमें अपन देखें तो एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, इधर एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है, ठीक है। साथ ही में अगर तुम सेकंड से भी देखते तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इधर सबका कंप्लीट है, तो भी फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, किसी कैसे भी लगाओ, ठीक है। थर्ड रूल बोलता है यार कि तो अपना फर्स्ट, अभी पहले अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड सेम थे तो फर्स्ट से डिसाइड नहीं हुआ। सेकंड में ऑक्टेट कंप्लीट था तो ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो
लेस स्टेबल है। तो अपन देखेंगे यार सब में कार्बन एक एक कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो हम सेकंड रूल से भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ कार्बन का ही इनकम्प्लीट है, तो सेकंड रूल से भी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। तो फिर थर्ड रूल बोलता है कि यार जो न्यूट्रल वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज वन। न्यूट्रल से मेरा मतलब है जिसमें चार्ज सेपरेशन ना हो, जैसे मैं एसिटिक एसिड बोलूँ एंड उसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसमें तुम देखो पहला रूल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, तो तीसरा रूल लगता है कि भाई ये इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो थर्ड रूल इज़ चार्ज सेपरेशन जितना कम उतना ज़्यादा स्टेबल। अब मैं थर्ड रूल अपने क्वेश्चंस में लगाऊं, ऑप्शंस में लगाऊं, तो सब में चार्ज सेपरेशन बराबर ही है ना, दो दो प्लस माइनस के पेयर बने हुए हैं, तो उससे भी कुछ डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर फोर्थ रूल बोलता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। तो सर ये भी लगा लेते हैं, तो अपन देखेंगे यार सब में नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अपन यहाँ पर से थोड़ा सा अपन को एक कुछ चेंज मिलेगा। तो अपन देखेंगे कि यार सब में पॉजिटिव पॉजिटिव कार्बन पर एक एक कार्बन पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो सब में है, ठीक है। एक एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इन तीनों में दिख रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव सब में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम डी वाले को देखोगे तो इसमें तुम्हें एक डिफरेंस दिखा कि यार सब में अपन को दिख रहा था कि दो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना। अपन को क्या दिख रहा था, सब में एक एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो दिख ही रहा था, है ना। पर डी वाले में दोनों नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है ना, दिख रहा है, नोटिस कर पा रहे हैं भाई सब कि भाई ए बी सी डी में जो डी वाला है उसमें नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पर ज़्यादा है, बाकी सब में किस पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पर दिख रहा है सर, कार्बन पर है, कार्बन पर है, कार्बन पर है। डी वाले में क्या है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, तो डी वाले तो सबसे स्टेबल है इधर, तो अभी तक अपन डी वाले को सबसे स्टेबल बता पाए हैं, तो बिल्कुल सही है, डी इज़ मोस्ट स्टेबल अपन से, लेकिन लीस्ट स्टेबल पूछा है, ठीक है। तो डी वाले को सबसे आगे रख दें, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक भी तुमसे डिसाइड नहीं हो पाए तो फिर पांचवा रूल बोलता है कि सर अगर आपसे इतना नहीं हो पा रहा है तो फिर आप क्या करो, इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो। इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो, क्या होता है वो भी अभी चेक करते हैं कैसे लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले शुरू के 4 रूल से कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, है ना, बस डी वाला मोस्ट स्टेबल आया। अब बी सी डी बचे, अब बी सी डी को थोड़ा सा ध्यान से देखें, और जो मैं इंट्यूशन की बात कर रहा था उस पर भी थोड़ा सा गौर करें, तो वहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस ई वाले स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए मैंने, है ना। तो तुम देखो यार जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर होगा, क्या वो NO2 की तरफ होना चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन NO2 -M लगाएगा, तो हाइब्रिड जब तुम बनाओगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर दिखेगा, NO2 की तरफ दिखेगा, है ना। तो इधर डेल्टा प्लस आएगा सर, इधर डेल्टा प्लस आएगा, ऐसा हाइब्रिड दिखेगा ना, तो इधर डेल्टा माइनस आएगा, यस और नो, ऐसा हाइब्रिड देखना चाहिए। तो ऐसा हाइब्रिड किधर के कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा सर, तो तुम देखोगे कि यार सी से बनेगा, सी में मैंने क्या करा है, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, और बी से बनेगा सर ऐसा तोड़ दिया, सी और बी से ऐसा बनते हुए दिख रहा है, NO2 की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें, ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ देता, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ देता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो मैं इधर जो डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो NO2 की तरफ करा रहा हूँ, जो एक्चुअली में हाइब्रिड में दिखेगा, है ना। तो बी और सी में मैं जो रेजोनेंस है वो सही तरीके से करा रहा हूँ। अब ए वाले में मैंने क्या करा सर, ऐसा सोचो तुम ए में तुमने यहाँ पाई बॉन्ड था, तुमने उसको इस तरफ ले गए, उल्टा तोड़ दिया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो NO2 की तरफ होना चाहिए था, तो हमने उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है भाई वो ख़राब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तुम्हें पता है हाइब्रिड ऐसा दिखेगा ही नहीं। तो यहीं से तुम डायरेक्टली बोल सकते थे ए वाला जो है लीस्ट स्टेबल है, ठीक है सर। तो इतना इंट्यूशन रखना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं करना था तो आप और दूसरा तरीका क्या था, तो इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते थे। तो इंडक्टिव इफेक्ट से तुम्हें पता चलेगा कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है वो NO2 के सबसे पास है, अनस्टेबल है ना, बाकी किसी में तो नहीं है ना, सबसे दूर दूर है, तो ए वाला सबसे अनस्टेबल है। सिमिलरली बी और सी में भी तुम इंडक्टिव इफेक्ट से कमेंट कर सकते हो कि भाई बी में एक तो जो नेगेटिव चार्ज है अपना वो NO2 के पास है, तो -I से स्टेबल हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री है तो +I से स्टेबल हो गया, है ना।
तो बी वाला सी वाले से ज़्यादा स्टेबल है, और इन सबसे ज़्यादा स्टेबल ई वाला है क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन कम है ना। तो ऑर्डर तो ये हो जाएगा डी बी सी ए, और ई भी होता तो ई भी कर देते, एंड सबसे लीस्ट स्टेबल पूछा है तो ए आंसर कर देंगे। तो जो मैंने बातें बोली उसको थोड़ा ध्यान से सुने, है ना। एंड इस सोलोमन के पीडीएफ को तुम्हें चाहिए तो भाई टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो आंसर इज़ ए। चलें भाई, इम्पॉर्टेंट है दिस फॉर जेई मेन एंड एडवांस। जेई मेन भी पूछ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, ऑल्दो लास्ट ईयर उसने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, वो गलत था, तो अभी कोई उसमें फंस रहा हो तो ना फंसे, ठीक है। एंड एडवांस भी पूछ रहा है, 2 बार पूछ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सॉल्युबिलिटी, सेपरेशन, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लगता है इनमें। तो क्या लगता है समझते हैं। तो अपन को बताना है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड दैट आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो मतलब लाइक बेंजीन, CH2Cl2, टॉलिन, इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लाइक डिजॉल्व, लाइक का फंडा पता है अपन को, ये लेस पोलर होते हैं तो लेस पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं या सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है यार ये एक्वस NaOH में इनमें से कौन सॉल्युबल होगा, तो क्या फंडा है। तो यार जैसे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है ना, ऐसा समझो कि ये तुम्हारे पास एक टब है ना, बीकर में तुमने ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर, इसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ऊपर से एक्वस NaOH डाल दूँ, एक्वस NaOH डाल दिया, तो ये ऑर्गेनिक लेयर और जो पानी की लेयर है वो अलग अलग होएंगी क्योंकि दोनों सॉल्युबल तो नहीं है। एक्वस NaOH मतलब उसमें पानी है ना, तो ये 2 अलग अलग लेयर बन जाएंगी सर। ये बन गई लेयर, ये मैंने डाल दिया एक्वस NaOH। तो ऊपर वाला तुम्हारा पोलर लेयर है ना, पोलर लेयर है ना, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। नीचे वाला नॉन पोलर लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है। अब अगर तुम्हारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्ट करके आयंस बना पाए तो वो किस में आ जाएगा, पोलर लेयर में आ जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा उसमें, है ना। ऐसा बोल सकते हो सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, सॉल्युबल हो जाएगा ना भाई। तो तुम्हें क्या बताना है एक्चुअली में, तुम्हें ये बताना है यार कौन सा कंपाउंड जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट करेगा तो आयंस बनाएगा, और आयंस बनाएगा तो एक्वस NaOH मतलब वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन NaOH से रिएक्ट करेगा, तो NaOH क्या है, NaOH इज बेस, NaOH बेस है भाई, है ना। बेस है तो अपन को ऐसा कंपाउंड निकालना है जिसके पास इतना एसिडिक हाइड्रोजन हो कि वो NaOH के साथ रिएक्ट कर पाए। तो मुझे पता है यार फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे कर, कोई कंपाउंड किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है हम कैसे बताते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हम कैसे बताते हैं। तो उसके पीछे का अपन को लॉजिक पता है यार कि अपन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, है ना। जैसे अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन कराऊँ तो जैसे इसको पढ़ ही लेते हैं अपन इस PDF को। तो एसिड बेस जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम पर होती है, एंड अपन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम फेवर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्पीशीज। तो जो वीकर एसिड और वीकर बेस होते हैं वो उनका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। ये सोलोमन का PDF है, ये बात याद रखोगे, वीकर एसिड वीकर बेस का पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो इक्विलिब्रियम फेवर फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड वीकर बेस, तो ये बात अपन को पता है, यहीं से रिजल्ट आता है। जैसे अपन बोलते हैं कि यार फिनॉल है वो NaOH से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, तो कैसे देखते हैं अपन, तो अपन ने फिनॉल लिया, तो अगर मैं उसका NaOH के साथ रिएक्शन कराऊँ, NaOH को बेस उसको H+ चाहिए, है ना। तो फिनॉल से लेगा तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड, एंड यहाँ पर ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और H2O बन जाएगा। अब फिनॉल और H2 में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो मुझे पता है फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, pK 10 है, H2O का pK 15 के आसपास है। तो मैं वीकर एसिड बना रहा हूँ तो रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से अल्कोहल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं NaOH के साथ। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि तुम क्या बनाओगे, तुम बनाओगे वाटर प्लस RO- Na,
अब तुम्हें पता है कि वाटर जो है वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, ये बात अपन को याद रखनी। मिथेनॉल कर जाता है, लेकिन अगर कोई जनरल स्टेटमेंट आए अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो उसको तुम ट्रू बोलोगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। एक्सेप्शन के बेसिस पे आंसर नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन बता देते हैं कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। ये पीके चार्ट भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको भी तुम ज़रूर देख लेना। जो मैंने मार्क किए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनका पीके याद रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये पीके चार्ट भी तुम्हें मिल जाएगा भाई, है ना। चले, तो मुझे क्या करना था अपने क्वेश्चन में, मुझे ये बताना था कौन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो मुझे बताया यार, अभी बताया कि फिनॉल तो कर जाएगा सर भागते भागते, है ना। फिनॉल कर जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो और फिनॉल से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो और तेज़ी से करेगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके 4 है, फिनॉल का 10 है। जब फिनॉल ही कर पा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो करेगा ना सर। क्या करेगा, क्यों करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही फंडा है अभी तुम्हें बताया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट करके तो वाटर बनाएगा सर, एंड सॉल्ट बन जाएगा उसका। अब तुम्हें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में वाटर वीकर एसिड है, तो रिएक्शन हो जाएगी ना भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, 4 पीके, वाटर का 15, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बना लेगा। कैसा सॉल्ट बना लेगा सर, तो ये बना लेगा RCO2Na, और ये एक्वस लेयर में आ जाएगा, तो सॉल्युबल हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी सॉल्युबल हो जाएगा, फिनॉल भी हो जाएगा। तो फिनॉल ये रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, तो ये चारों तो सॉल्युबल हो जाएंगे सर। अब और किसी कंपाउंड के पास इधर अल्कोहल दिख रहा है, अभी तुम्हें बोला कि अल्कोहल तो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है, दिस इज अल्कोहल नॉट फिनॉल, तो ये नहीं सॉल्युबल होगा। और किसी कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है यार, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं ना, NaOH से तो नहीं रिएक्ट करेंगे वो, तो ये सब हटा दो भाई, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना ये रेजोनेंस में बहुत ही गंदा एसिडिक है वो, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन इज़ वेरी वीकली एसिडिक, है ना। तो और कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये 4 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम, सोलोवन क्या बोलता है, वाटर सॉल्युबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर था, लेकिन तुमने उसमें एक्वस NaOH डाल दिया, तो क्या हुआ, आयंस बन गए, तो ये सॉल्युबल हो गया वाटर में। सिमिलरली जो अमीन्स हैं वो एक्वस HCl में सॉल्युबल हो जाते हैं, ये बात भी याद रखोगे। क्यों, क्योंकि अमीन्स बेस है, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, सब सॉल्ट बना लेते हैं। अब ये एक्वस लेयर में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखोगे, ठीक है। चलें सर, ये देखो इधर लिख रहा है, हाउएवर वाटर इनसॉल्युबल अमीन डिसॉल्व रेडिली इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज द एसिड बेस रिएक्शन कन्वर्ट दैट इनटू सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। चलें, तो ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऊपर वाले का आंसर कितना था यार, 4 था, है ना, 4 आंसर कर देना। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस है जो अभी अपन ने डिस्कस करा। तो आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। मतलब तुम्हारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है सॉरी, बाइनरी मिक्सचर मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स। तो अपन को यार ये 2 स्कीम गिवन है, मैं किस स्कीम से इनको 2 डिफरेंट कंपाउंड में सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब 2 डिफरेंट लेयर बन जाए, ऐसा समझो, 2 डिफरेंट कंपाउंड में सेपरेट कर पाओ, है ना। तो सेपरेशन का क्या फंडा है यार, तो कभी भी तुम किसी रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हो और 2 कंपाउंड सेपरेट हो रहे हैं, तो उसका क्या फंडा है, उसका एक ही फंडा है। कैसे चेक करते हो, उन 2 कंपाउंड में से एक रिएक्ट करना चाहिए, सिर्फ 1 शुड रिएक्ट, ओनली 1 शुड रिएक्ट, ऐसा बोल लिखूँ मैं। 2 कंपाउंड है और तुम्हें उसको सेपरेट करना है यूजिंग सम रिएजेंट, तो उनमें से एक ही उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए। अगर दोनों रिएक्ट कर दोगे तो भी सेपरेशन नहीं हो पाएगा, अगर दोनों रिएक्ट नहीं होंगे तो भी सेपरेशन नहीं हो पाएगा। दोनों में से एक रिएक्ट होगा तभी तो सेपरेशन हो पाएगा भाई, दोनों अलग अलग लेयर में चले जाएंगे, ऐसा सोचो, ठीक है। अगर दोनों ही रिएक्ट कर देंगे तो दोनों सेम लेयर में पहुंच जाएंगे, दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे तो जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे भाई, है ना। तो अपन को क्या करना है, क्या फंडा है, ओनली 1 शुड रिएक्ट। तो जैसे इसमें अपन को कंपाउंड बताने जिससे मैं दोनों स्कीम से सेपरेट कर पाऊँ। तुम देख रहे हो NH के साथ भी हम इसको सेपरेट कर पा रहे हैं कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 में, और NaCO3 के साथ भी कर पा रहे हैं, मतलब दोनों स्कीम काम करे भाई। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनसे ऐसा हो सकता है, जैसे मैं ए ऑप्शन लेता हूँ,
तो ए में मैंने लिया फिनॉल, फिनॉल या एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड ले लिया। तो NaOH डालेंगे इसमें, तो NaOH से मुझे पता है यार फिनॉल भी रिएक्ट कर जाएगा और बेंजोइक एसिड भी रिएक्ट कर जाएगा, तो सेपरेशन ही नहीं हो पाएगा यहाँ तो। ठीक है, क्यों रिएक्ट कर जाएगा, तो अभी तुम्हें बताया था कि भाई एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें वीकर एसिड बनेगा, और NaOH के साथ रिएक्ट करने पर वाटर बनेगा, वाटर इन दोनों से वीकर एसिड है, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो दोनों ही रिएक्शन हो जाएंगी। तो पहला स्कीम तो काम ही नहीं कर पाएगा ऑप्शन ए में। दूसरा वाला स्कीम लगाओगे तो NaHCO3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। NaHCO3 से कौन रिएक्ट करता है, तो NaHCO3 से कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो तुम देखोगे ये बेस है, ये एसिड है, एसिड अपना H+ दे देगा तो क्या बनेगा H2CO3, और H2CO3 का pK होता है अराउंड 6। ठीक है, तो वही एसिड रिएक्ट करेंगे जिनका pK 6 से कम हो, pK लेस देन 6, तभी तो ये वीकर एसिड होगा H2CO3। ठीक है, जैसे तुम NaOH में क्या बोल रहे थे कि वाटर से जो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो NaCO3 में क्या बोलोगे H2CO3 से जो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो जनरली जो हमें याद करने होते हैं वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो रिएक्ट कर जाता है, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, स्क्वायरिक एसिड रिएक्ट कर जाता है सर, है ना। सारे इनऑर्गेनिक एसिड HISCl HBr HF ये सब रिएक्ट कर जाते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, अल्काइन ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनका pK बहुत ही कम है, तो इन सबको रिएक्ट नहीं करवाना है। फिनॉल रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक फिनॉल रिएक्ट करता है विच इज़ पैरानाइट्रोफिनॉल, वो याद रखना है। मेटा और ऑर्थो वाले नहीं रिएक्ट करते हैं, पैरा वाला कर जाता है। पिक्रिक एसिड कर जाता है, पिक्रिक एसिड भाग भाग के करेगा क्योंकि उसका तो pK 2 होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, पिक्रिक कर जाता है। सिमिलरली HClO4 HClO3 ये भी इनका भी pK नेगेटिव में जाता है भाई, ये भी कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए कि रिएक्ट कर जाते हैं NaHCO3 से। ठीक है, चलें तो अभी तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो NaCO3 से कब रिएक्ट करेगा, जब H2CO3 से लेस pK बने। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल फिनॉल नहीं करते हैं, इतना भी याद रखोगे तो भी बहुत कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो NaHCO3 से कौन रिएक्ट करेगा अपना ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में NaCO3 से फिनॉल तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड जो मुझे गिवन है वो कर देगा। तो सेकंड वाला स्कीम काम कर रहा है ऑप्शन 1 में, है ना, बट फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है। मुझे तो दोनों स्कीम काम करवानी है, तो ऑप्शन ए को तो हटा दो, वो मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, अब अपन ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो फंडा यही कि दोनों में से एक रिएक्ट करे, ठीक है, तो सेपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं सर, सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखें भाई, देखें आराम से देखें। तो सेकंड ऑप्शन है कि भाई बेंजोइक एसिड है एंड दूसरा अल्कोहल है PHCH2H। अब NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा एंड NaHCO3 के साथ कौन रिएक्ट करेगा, दोनों में से एक रिएक्ट करेंगे तो सेपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, NaOH वाला अपना स्कीम 1 बोल देता हूँ, NaHCO3 वाला स्कीम 2 बोल देता हूँ। तो PHCO2H NaOH से रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड NaCO3 से भी करेगा, दोनों से ही करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। PHCH2OH अल्कोहल NaOH से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, PHCH2H NaCO3 से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो तुम देखो यार, NaOH के साथ भी एक ही रिएक्ट कर पा रहा है, NaCO3 के साथ भी एक ही रिएक्ट कर पा रहा है, मतलब दोनों स्कीम मेरी काम कर रही है भाई, है ना, भाग रहा है, स्कीम चल रही है अपनी, है ना, तो सेपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो बी आंसर तो हो गया, दोनों में से एक रिएक्ट करना चाहिए, बस दोनों स्कीम में सिर्फ एक ही रिएक्ट कर रहा है, सेपरेशन पॉसिबल है। ठीक है सर, अब थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में क्या ऑप्शन है अपने, तो एक तो PHCH2H तो है ही सही, और एक है फिनॉल, तो फिनॉल को चेंज कर देते हैं बस अपन, फिर वापस से स्कीम चेक करते हैं अपना। तो फिनॉल है, ठीक है सर। अब NaOH के साथ दोनों में से कौन रिएक्ट करता है, तो फिनॉल रिएक्ट कर जाता है, NaOH के साथ अल्कोहल नहीं करता है, तो स्कीम 1 तो काम कर रही है ना, NaOH वाली स्कीम तो काम कर रही है इन दोनों में। ठीक है, लेकिन अपन को तो स्कीम 2 भी काम करवानी है। तो NaCO3 के साथ ना फिनॉल रिएक्ट करता है ना अल्कोहल रिएक्ट करता है, दोनों ही रिएक्ट नहीं कर रहे, मतलब स्कीम फेल हो गई भाई,
ठीक है, दोनों में से एक का रिएक्ट करना ज़रूरी है, सिर्फ एक का ही करना ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस स्कीम इज़ फेल इन ऑप्शन सी करें तो एक अल्कोहल है एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, PH CH2 CO2H, ठीक है। अब इसमें अपन पहला स्कीम लगाते हैं NaOH वाला, तो NaOH में से कौन रिएक्ट करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो कर देगा, अल्कोहल नहीं करेगा, ठीक है। दोनों में से एक रिएक्ट कर रहा है, मेरा स्कीम काम कर रहा है, बढ़िया। तो पहली स्कीम तो काम कर रही है NaOH वाली। NaCO3 से कौन रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, अल्कोहल करेगा क्या, नहीं करेगा सर। तो स्कीम 2 भी काम कर रही है, तो अगेन दोनों स्कीम काम कर रही है, तो ये भी हो सकते हैं, इनको भी मैं सेपरेट कर सकता हूँ यूजिंग दीज स्कीम्स। तो B एंड D मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या फंडा लगाया अपन ने, पूरे क्वेश्चन को फिर से दोबारा से सुनो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। कौन किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता है, कैसे देख रहा हूँ मैं, एसिड बेस के इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन से देख रहा हूँ, पीके का मेरे को रफ आइडिया है, उससे मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर विल बी B एंड D। चलें, ये PDF तुम पढ़ लेना, पीके का चार्ट है, इसको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब ये JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन है भैया। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, अभी देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर में आएगा, मुझे वहीं का वहीं सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ाऊँगा मैं अलग से या कोई पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ा दिया आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा सकती है ना, पर ये तुम वहाँ पर सोच सकते हो भाई, तुम्हें ये इस तरह के क्वेश्चन वहीं पर ही सोचने पड़ते हैं। तो जैसे ये एक ईथर है, एस्टर है, परऑक्सी एस्टर, उसका क्लीवेज हो रहा है यूजिंग 4 मैकेनिज़्म दे रखे हैं तुम्हें कि भाई किस तरह से क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। पाथवे P फॉलो हो रहा है या Q फॉलो हो रहा है या R फॉलो हो रहा है या S हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि भैया ये परऑक्सी एस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे देखें अब इस क्वेश्चन को, तो P वाला जो पाथवे है वो बोलता है कि भाई ये परऑक्सी एस्टर ऐसे टूट जाता है कि CO2 गैस निकल जाती है एंड R डॉट बन जाता है इधर से, और OR डॉट बन जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा, R डॉट बन रहा होगा डायरेक्टली, तो R डॉट शुड बी स्टेबल। अगर ऐसा डायरेक्टली हो रहा है कि तुम रेडिकल बना पा रहे हो पहली स्टेप में ही CO2 निकाल के, तो रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। तो ये R डॉट क्या हो सकता है, ऐसा कौन कौन से पाथवे में हो रहा है, P और Q में ऐसा हो रहा है। तो P और Q के लिए जो ये R डॉट है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड R ग्रुप है, वो स्टेबल रेडिकल बना सके, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में, 1 एंड 3 में है। तो P और Q पाथवे कौन फॉलो कर सकता है, 1 एंड 3 कर सकते हैं। अभी दोनों में से कौन है ये अपन ने डिसाइड नहीं किया, बट 1 एंड 3 इस पाथवे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबल रेडिकल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यार Q वाले को तुम देखो, तो Q में जो अपना ये R डॉट O बना, R डैश O डॉट, ये भी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ से मैं P वाले से अगर मैं तोड़ूँ, तो पहला स्टेप में क्या बनेगा, PHCH2 डॉट CO2 एंड CH3O डॉट, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या बनेगा, PHCH2 डॉट CO2 एंड ये वाला स्ट्रक्चर मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ भाई, नीचे देखें थोड़ा सा, तो ये बनेगा O डॉट CH3 सॉरी O डॉट CH3 CH2 C6H5, ठीक है। इस तरह से टूट जाएगा ये 3 वाला। अब तुम देखोगे कि यार ये जो अपना Q वाले स्कीम को देखो, तो ये तुम्हारा R डैश O डॉट बना। अब ये R डैश O डॉट भी तो R डैश में टूट सकता है, R डैश अलग से हो सकता है, एंड इधर से ये कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है ना। तो फर्दर इसमें ब्रेकेज पॉसिबल एंड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है एसीटोन का,
ठीक है, 1 वाले में ऐसा पॉसिबल नहीं था, CH3 O डॉट नहीं टूट सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता है कैसे भी करके यहाँ पर, है ना। तो क्लियरली समझ में आ गया कि Q का जो Q का है कंपाउंड, जो कंपाउंड Q वाला पाथवे फॉलो करेगा वो कौन सा है, 3 है, ठीक है। एंड P वाला कौन सा है, 1 है। ये मुझे समझ में आ गया, तो यहीं से डिसाइड हो गया कि ऑप्शन ए मेरा आंसर है, ठीक है। इस तरह से सोचना पड़ेगा। पर R और S को तुम देख सकते हो कि भाई R और S में CO2 निकल ही नहीं पा रहा है पहली बार में। क्यों नहीं निकल पा रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि भैया 2 और 4 में जो रेडिकल बन रहा है वो अनस्टेबल बन रहा है, बेंजाइल नहीं, अराइल रेडिकल बन रहा है, तो नहीं टूटेगा। फिर तुम उसको हीट वीट करोगे कुछ या कुछ भी स्टेप करोगे, सेकंड स्टेप में CO2 निकल रहा है, पहले नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में CO2 निकल पा रहा है, और इसमें भी तुम देख रहे हो कि भाई एक कार्बोनिल कंपाउंड में फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है, तो 2 और 4 में कार्बोनिल कंपाउंड में फर्दर कौन ब्रेक डाउन हो सकता है, यही वाला हो सकता है जैसे अपन ने 3 में करा था। तो R का आंसर 4 हो जाएगा एंड S का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन पर, तुम जो भी बोला उसको ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ाते हैं क्या क्लास में, नहीं सर, इस तरह के क्वेश्चन को क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो इसी तरह से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो, इंजीनियर का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका बेस्ट यूज़ करो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी फेस करने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपन को बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो JEE 2016 का सवाल है। तो होली आने वाली, ऊपर छोटे छोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, है ना, फेस्टिवल है अपना, पढ़ाई नहीं होती तो अपन भी यही कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल, अगर तुम थोड़ा टाइम निकाल पाओ 1 आध घंटा तो परिवार वालों के साथ थोड़ा स्पेंड करना टाइम ऑन होली, है ना, पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं उसके भी, ठीक है सर। चलें तो मेरी बकवास बंद करते हैं, है ना, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इनका एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब तुम देखो यार, ये सवाल मतलब बहुत ही फेमस है, पीटर साइक्स ने दिया हुआ है ये सवाल, ये पीटर साइक्स का मैंने PDF अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलता है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चलो सवाल देखते हैं, फिर इस PDF को देखेंगे अपन। तो सवाल है ये, चलो चारों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। अब सवाल पर आते हैं। तो जो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके बारे में तुम कुछ तो जानते हो कि इनके ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप लगा रहता है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाते हैं ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, है ना, इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये R ग्रुप क्या हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो या NO2 हो, इस तरह के ग्रुप, या हैलोजेंस हो, इस तरह के ग्रुप्स हो तो ये ऑर्थो इफेक्ट लगता है ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाते हैं, लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट OH में नहीं लगता है भाई, यहाँ पर मत लगा देना नहीं तो गलत कर दोगे, ठीक है। गलत नहीं करोगे, आंसर तुम फिर भी सही ले आओगे, बट तुम्हारा रीज़न गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न समझ में आना चाहिए। तो तुम जैसे इसको अगर ऑर्थो इफेक्ट से कर देते तो आंसर क्या आता, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ में क्या आता। तो फोर्थ में तुम देखोगे कि OH जो है अपना +M लगाएगा पैरा पोजीशन से, तो जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा उसको अनस्टेबल करेगा। तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा एंड फिर थर्ड वाला आ जाएगा। ऐसे ही तो देखते हैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से देखते हैं, और 1 और 2 तुमने कैसे देख दिया, ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया। तरीका गलत है बट आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। बट एक्चुअल रीज़न क्या है इसके पीछे का वो समझे। थर्ड वाला क्यों, क्योंकि इधर +M नहीं लगेगा, सिर्फ -I लगेगा, इसलिए थर्ड वाला फोर्थ वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है सर। CO2 माइनस जो बनाओगे उसमें -I लगाओगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया गलत तरीका करने का, बट आंसर तो सही आ गया, ठीक है। बट एक्चुअल रीज़न स्टेटमेंट टाइप सवालों में आ जाए दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट से नहीं आता इसका आंसर। तो पीटर साइक्स क्या बोलता है, अगर
बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे OH लगा रहता है। ध्यान से सुने, इधर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन होता है उनको? कन्फ्यूजन बेसिकली होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है सर, बढ़ाता है, क्या होता है? कभी फिनॉल का लेता हूँ केस, नाइट्रोफिनॉल का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देते हो, और बेंजोइक एसिड का ले रहा हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देते हो। तो दोनों ही चीज़ें होती है भाई, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो देखे कैसे हो रहा है। जैसे बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पर मैंने OH लगा दिया, तो जैसे ही मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हटाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फिनॉल वाला नहीं हटाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जैसे ही हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एनायन के साथ, O- के साथ ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो अपना कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो बहुत स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 10 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज द एनायन, ठीक है। तो बहुत ही स्टेबल या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मेटा पैरा पे ऐसा नहीं हो पाता है। फिर कुछ लोगों का डाउट होता है, यार सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहले भी हो रही थी, तो फिर तो ये हाइड्रोजन निकलने में ही दिक्कत होगी, है ना। मतलब ये वाला हाइड्रोजन ले लो, ये भी तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में था, तो फिर तो निकलने में दिक्कत होगी सर। तो ये बोल रहा है कि यार ऐसा होता है, चलो पहले भी हो रही थी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन ऑफ कोर्स ऑपरेट इन द अनडिसोसिएट एसिड एज वेल एज इन द एनायन, but it is likely to be considerable more effective in the later than in the former with consequent relative stabilization because the negative charge on the oxygen in the anion will lead to stronger hydrogen bonding। तो ये बोल रहा है जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी और बाद में हो रही थी, तो बाद में एनायन के साथ हो रही थी, तो बहुत ही इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अपन उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, अपन ऐसा बोलें, ठीक है। अपन ऐसा ना बोलें कि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, उससे स्ट्रॉन्ग फैक्टर मुझे उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद मिल रहा है कि भाई बाद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है एनायन के साथ। तो ये पीटरसाइक का लैंग्वेज है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। और यहीं पर इसने ये बात बोल दी थी कि यार अगर मैं दोनों तरफ OH लगा दूँ, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये होता है 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये इफेक्ट तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा कि सर अब दोनों तरफ से जो O- बनाओगे तुम, वो दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो उसका pK 1.3 हो जाता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहीं पर अपने क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला क्या है, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये जो उसने लिखा है, ठीक है। तो ये तुम देखोगे जैसे कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, दोनों तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर क्या होगा, एक ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग, तो 1 वाला 2 वाले से ज़्यादा एसिडिक हो गया। फिर 3 और 4 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, 3 में -I लगेगा, 4 में +M लगेगा, तो फिर 3 फिर 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीटर साइक्स का सवाल था भाई, पीटर साइक्स ने एक्सप्लेन किया हुआ इसको, ठीक है। तो पीटर साइक्स से तो बहुत सारे सवाल पूछे गए GOC में, ये तुम्हें बता दिया मैंने, एक तो डायरेक्टली दिख ही रहा है तुम्हें, ठीक है। अब ये एक और बात है, इसको भी याद रख लेना है, क्या क्या फैक्टर और एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कुछ स्टेटमेंट टाइप में आ जाते हैं स्टैंडर्ड बुक के सवाल डायरेक्ट, तो याद रख लेना है। पीटर साइक्स का ही मैंने एक चीज़ अटैच कर दी सॉरी, द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तुम देखोगे A- बनाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, A तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा ना, A-। स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, अगर बॉन्ड ईजिली टूट जाए तो ज़्यादा एसिडिक होगा ना। फैक्टर स्टेबलाइजिंग A- कंपेयर्ड विथ HA, तो हम ये देखते हैं कि भाई HA से A- जाने में कितना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर HA से ज़्यादा स्टेबल बन पा रहा है अपना A-, है ना, फैक्टर स्टेप ऐसे हो रहे हैं कि A- ज़्यादा स्टेबलाइज हो पा रहा है, तो अपन उसको बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, मतलब H+ लूज कर देता है वो एसिड, ठीक है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, तो ये चारों बातें तो याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप में अगर आ जाए तो पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली बन जाते हैं स्टैंडर्ड टाइप्स क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, तो इसको भी याद रख लेंगे अपन, ठीक है सर, रख लेंगे। चलें, अब ये सिंपल सा सवाल है, लिया क्यों है, तो थोड़ा सा एक तो ये इम्पोर्टेंस इसका अंडरलाइन करने के लिए कि तुम्हें एरोमेटिसिटी आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आना चाहिए, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस है, याद रखेंगे। ये टफ शेप होता है ना, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है,
कैसे देखते हैं एरोमेटिसिटी? हकल रूल से देखते हैं। हकल ने किसके लिए एरोमेटिसिटी का रूल दिया था? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए दिया था, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक इन सब के लिए नहीं दिया था। बट हम फिर भी उसको बाईसाइक्लिक में भी लगा देते हैं, लाइक नैप्थलीन। क्यों लगा देते हैं? तो हम क्या फंडा बोलते हैं, सरकमफेरेंस रेजोनेंस या पेरीफेरल रेजोनेंस हो सकता है जिन कंपाउंड में, तो भी हम हकल रूल लगा सकते हैं, है ना। ये बातें हमें पता है। क्या बोलता है हकल रूल? कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, साइक्लिक हो और ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। भाई मैं ये 3 चीज़ें ही देखता हूँ। मैं सबसे पहले साइक्लिक देखता हूँ, ठीक है, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज देखता हूँ, एंड फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखता हूँ, ठीक है। साइक्लिक, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज एंड 4n+2 पाई, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन मैट हो रही है तो एरोमेटिक, अगर यहाँ पर 4n पाई आए तो एंटी एरोमेटिक। एक और चीज़ हम लिखते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो पाए, तो वो हम चेक नहीं करते। ऊपर वाली तीनों कंडीशन मेट हो जाए तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाता है, बट कुछ जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाए। हमें लग तो रहा है कि तीनों कंडीशन सेट हो रही है, बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है नॉन प्लेनर वाले कंपाउंड के केस में। ये इसका इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यूजुअली जो याद रखने होते हैं, जैसे तुम्हें पता है कि अपना एनुलिन 10, एनुलिन क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड विथ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो जैसे बेंजीन इज एनुलिन 6, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन इज एनुलिन 4। तो जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। 4 वाला क्या होगा? साइक्लोब्यूटाडाइन वाला एंटी एरोमेटिक, 6 वाला बेंजीन एरोमेटिक, बताइए। 8 वाला भी तुमने देखा टफ शेप क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। 10 वाला क्या होता है? तो 10 वाला भी नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ये हाइड्रोजन रिपेल करते हैं, तो ये रीज़न पता होना चाहिए। 12 वाला क्या होता है? तो 12 वाला एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट वो भी नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन प्लेनर चला जाता है। जनरली ऐसा सोचो कि भाई 6 के बाद के जो भी कंपाउंड है, अगर वो एंटी एरोमेटिक हो रहे होंगे ना, तो नॉन प्लेनर होकर नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, बच जाते हैं वो एंटी एरोमेटिसिटी से बाय गोइंग नॉन प्लेनर, ठीक है। 14 वाला क्या होता होगा? तो एरोमेटिक हो बन रहा है, हकल रूल से एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। 16 वाला क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए बट नॉन एरोमेटिक हो जाता है। 18 वाला एरोमेटिक होता है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। 20 वाला अगेन नॉन एरोमेटिक ही होता है। तो इस तरह से इतना तो तुम याद रख सकते हो, ठीक है। चले अब बाकी के कंपाउंड्स में लगाते हैं। फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक है, सेकंड वाला क्या है? सर एंटी एरोमेटिक है, इसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, बेचारा नॉन प्लेनर चला जाए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ये वाला जैसे ही तुम्हें sp3 कार्बन दिखे तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, नॉन एरोमेटिक बोल देना है, ठीक है। ये वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है। ये वाला अपना एंटी एरोमेटिक है, तुम्हें पता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन sp2 साइक्लिक, दिस इज एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाला क्या है सर? तो एरोमेटिक है। अब इसमें यार बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन को वो वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं जो रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाहर अगर sp3 कार्बन भी है तो भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनरली यहीं पर ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग बाग, इसी वाले में, ठीक है, पता नहीं क्यों। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा टॉलिन एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे एरोमेटिक, तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे CH3 तो नॉन प्लेनर है। तो इधर क्यों प्रॉब्लम हो रही है ऐसी? बाहर रिंग में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बेंजीन रिंग एरोमेटिक है तो उसके हिसाब से आंसर करो, ठीक है। सिमिलरली दिस इज फिनैंथ्रीन, एंड फिनैंथ्रीन भी एरोमेटिक होता है। तुम देख सकते हो कि इसमें सरकमफेरेंस रेजोनेंस हम लगा सकते हैं। सरकमफेरेंस रेजोनेंस 5 सारे के सारे पाई बॉन्ड्स एक साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं अलोंग अ पेरिफेरी। तुम देख सकते हो कि भाई कैसे डीलोकलाइज हो रहे हैं। अपन सरकमफेरेंस रेजोनेंसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन एरोमेटिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिनैंथ्रीन एरोमेटिक होता है, ठीक है। इसके 5 RS बनते हैं, ये बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्राजीन इन सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज इसका RS ज़्यादा है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है सर। तो एरोमेटिक कंपाउंड अपन को बताने थे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें, एरोमेटिसिटी सिंपल सा ज़रूर देखें उसको एंड करके ही जाएं, पेपर में छोड़ के ना जाएं, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं।
तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना, बेस का क्या काम है, बेस का काम है अपना लोन पेयर देना, तो कोई ईजिली अपना लोन पेयर दे देगा वो अच्छा बेस हो जाता है ना। द कंपाउंड दैट कैन डोनेट बेस दैट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ईजिली इज अ गुड बेस। तो लोन पेयर कब ईजिली डोनेट कर सकता है, जब उसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, है ना। जैसे मैं तुमसे पूछूं यार एनिलीन है और अमीन है तो कौन ज़्यादा अच्छा बेस है, तो अमीन ज़्यादा अच्छा बेस है, अमीन के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, एनिलीन में तो डीलोकलाइज्ड है। फिर इधर से एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि अमाइड है, तो अमाइड में तो लोन पेयर बहुत ही स्ट्रांगली डीलोकलाइज है, तो अमाइड सबसे गंदा बेस होता है ना। फिर उसके बाद अपना एनिलीन आ जाता है, ठीक है, एंड सबसे पहले अमीन आ जाता है, ये बात पता है, ठीक है। एनिलीन अपने पायरोल से भी अच्छा बेस है, क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है फिर पायरोल में भी लोन पेयर स्ट्रांगली डीलोकलाइज है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो ये अपना एनिलीन पायरोल से भी अच्छा बेस है। तो ऑर्डर पूछा जाए जनरली तो क्या होता है, तो जनरल ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने आ जाते हैं ग्वानाडाइन, ग्वानाडाइन अभी देखेंगे, वो जो फोर्थ ऑप्शन है वो ग्वानाडाइन है। फिर आ जाते हैं अपने एमिडाइंस, एमिडाइंस क्या होते हैं, जो अपने सेकंड ऑप्शन है एंड फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर एंड थर्ड ऑप्शन दे आर एग्जाम्पल ऑफ एमिडाइंस, ठीक है। फिर अपना आ जाता है अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस। फिर अपना आ जाते हैं एनिलीन या एरोमेटिक अमीन्स। फिर अपना आ जाता है पायरोल और अमाइड। इन दोनों का एक्चुअल ऑर्डर क्या है इससे मुझे लेना देना नहीं, बट दोनों बहुत ही गंदे बेस हैं, इतना बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो जनरल बेसिक ऑर्डर है, ठीक है। अब ग्वानाडाइन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये भाई एलिफेटिक अमीन से भी आगे निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात रखो कि ग्वानाडाइन में कौन सा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, sp2 जो तुम्हें दिख रहा है sp2 हाइब्रिडाइज, वैसे हर नाइट्रोजन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, तो गलती मत करना, क्यों, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो कौन सा वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है जिस पे डबल बॉन्ड, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तीसरे नाइट्रोजन पर मिलके, तो ये वाला NH प्रोटोनेट होगा, है ना। तो ग्वानाडाइन इतना स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, बिकॉज 2 नाइट्रोजन जो हैं वो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं बाय प्लस m, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो अच्छा बेस है, एक रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न बुक क्या बोलता है, तो बुक का दूसरा रीज़न भी जानो, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। पीटर साइक्स का रीज़न है, जनरली कोई सा भी बुक पढ़ोगे वही रीज़न लिखा रहता है, तो पेपर में डेफिनेटली पूछ लेते हैं, तो याद होना चाहिए। दूसरा रीज़न है कि जैसे ही तुम ग्वानाडाइन का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, तो तुमने ग्वानाडाइन का कॉन्जुगेट बेस बना दिया, अभी तुमने मुझे बोला कि कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा H+ को, तो ये वाला देगा, तो इधर से क्या बन जाएगा NH2+ बन जाएगा। अब तुम देखोगे कि यार इसका जो कॉन्जुगेट बेस है इसके 3 इक्विवेलेंट RS तुम्हें बनते हुए दिखेंगे, है ना। तो बहुत ही इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू जो बेस गिवन है, क्योंकि ग्वानाडाइन में इतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है 3 इक्विवेलेंट RS बन पा रहे हैं। ग्वानाडाइन में तुम रेजोनेंस कराओगे तो 4 सेपरेशन डेवलप हो जाएगा, है ना, इधर ऐसा नहीं हो रहा है। तो दूसरा रीज़न है इसके बेसिक, इतना बेसिक होने का कि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत ही स्टेबल है, 3 इक्विवेलेंट RS बनते हैं, ये बात याद रखोगे सर, है ना। तो इसलिए ग्वानाडाइन सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है। सिमिलरली जो अमीडाइंस होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया, वो भी बहुत बेसिक हो जाते हैं, उसमें भी कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो तुम बता सकते हो अला देगा, बिकॉज ये नाइट्रोजन लोन पेयर से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो जैसे ही तुम इसका प्रोटोनेशन करोगे तो ये बनते हुए दिखेगा तुम्हें, अगेन तुम बोलोगे कि यार 2 इक्विवेलेंट RS में बना पाता हूँ, ठीक है। तो अमीडाइंस भी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं कंपेयर टू प्राइमरी अमीन्स, है ना, कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो, तो अमीडाइंस भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे पहले ग्वानाडाइन फिर अमीडाइन। तो अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यार फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो अब देखो भाई, क्वेश्चन में अपन को ऑप्शंस का भी हेल्प लेना पड़ता है, बिल्कुल लेना पड़ता है। अगर तुम एकदम सीधा बच्चा बन के बैठ जाओगे पेपर में और बस उतना ही करोगे जितना तुम्हें आता है, तो तुम्हारे यूँ मानो 20 से 30 मार्क्स डेफिनेटली कम आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शंस का यूज़ करो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सब यूज़ करो। तो फोर्थ इज़ मोर बेसिक सबसे ज़्यादा, तो फोर्थ को सबसे पहले रखो, ठीक है।
अब फोर्थ को सबसे पहले रखने के बाद दो ऑप्शन पे मैं पहुंचा बी सी पे। कभी भी मैं पेपर में दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूज हूँ तो मुझे तुक्का मारना चाहिए, ये बात भी सही है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम और डिसाइड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे लास्ट पे 1 है, इसमें सबसे लास्ट पे 3 है। अब तुम मुझे बताओ 1 और 3 में ज़्यादा बेसिक कौन है, 1 है या 3 है। तो तुम यार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी अपना मोटी बुद्धि भी लगाओगे तो भी देख सकते हो कि यार ये जो इफ़ेक्ट है वो तो दोनों में हो रहा है ना। जो नाइट्रोजन लोन पेयर देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो दोनों में हो रहा है। यहाँ पर तुम देखोगे तो sp2 कार्बन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, और इधर क्या है sp3 कार्बन है। तो ये sp2 कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम करेगा कंपेयर टू sp3 कार्बन। sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, थर्ड वाला है वो 1 से वीक एसिड होगा, सॉरी वीक बेस होगा, है ना। तो थर्ड वाले को 1 से बाद में रखना चाहिए अपन को। तो सी ऑप्शन को भी उड़ा देते अपन, है ना, डायरेक्टली बी बोलते फिर, सॉरी थर्ड वाले को 1 से पीछे रखना चाहिए। तो अपन क्या करते, बी ऑप्शन उड़ा देते, क्योंकि इसमें तो थर्ड वाला ज़्यादा है 1 से, है ना। अपन क्या आंसर कर देते, सी कर देते। ठीक है, तो मुझे पूरा ऑर्डर नहीं पता था, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, थोड़ा सा मैं इस तरह से सोचता तो मैं ऐसा कर सकता था। ठीक है, अब फिर भी कैसे करा तो देख लेते हैं। तो एक्चुअल रीज़न भी बुक का यही है, पर मैं 1 और 2 के बीच में फिर भी नहीं बता पाऊँगा, कुछ भी कर लूँ। बहुत ही दिक्कत वाला खेल है 1 और 2 में बताना। कोई बोलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हेटेरो एटम में नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा यार इस सवाल को। ठीक है, 2 वाला 3 वाले से ज़्यादा है, तो अगेन तुम देख सकते हो दोनों में अंतर क्या है कि 2 वाले में कोई sp2 कार्बन नहीं है, sp3 कार्बन है। ठीक है, तो 2 वाला 3 वाले से ज़्यादा है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलो इसके बारे में क्लेडन क्या बोलता है तुम खुद ही देख लो। तो ग्वानाडाइन क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसने ये सब बताया, कि प्रोटोनेशन का होता है ये बताया। ठीक है, अमीन से स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी बताया। ठीक है, अमाइड से तो बहुत ज़्यादा है ही सही, वो भी बताया। ठीक है, तो ग्वानाडाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बता दिया। ठीक है सर, ये देख सकते हो कि भाई ईच नाइट्रोजन हैज़ अ 1/3 पॉजिटिव चार्ज, इक्वलेंट आर एस बन रहे हैं तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इमिडाजोलिन की बात कर रहे हैं, तो ये इमिडाजोलिन है जो अपना एक ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है अपना 2। तो इमिडाजोलिन है और इमिडाजोल है, तो दोनों में तो ये बोल रहा है कि इमिडाजोलिन जो है वो अमिडाइन है, एंड वो उसका पी के अराउंड 11 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्वानाडाइन से तो लेस बेसिक है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ये इमिडाजोल से ज़्यादा बेसिक है, क्यों, तो ये बोल रहा है बिकॉज इमिडाजोल में जो नाइट्रोजन एटम है, बिकॉज बोथ नाइट्रोजन एटम आर अटैच टू एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग sp2 कार्बन। इसमें जो दोनों नाइट्रोजन एटम है अपने वो किससे अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग sp2 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं ना, बुक का ही क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, फिर भी ये बोल रहा है यहाँ पर एक और बात आप साथ में लेके जाओ कि इमिडाजोल स्टिल इज़ मोर बेसिक देन पिरिडीन। पिरिडीन से ज़्यादा बेसिक है ये, क्यों है, क्योंकि अभी भी एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है, तो पिरिडीन से तो ज़्यादा बेसिक है ये फिर भी। तो ये बात भी सीख के जाओ भाई यहाँ पर। ठीक है, इस PDF को लेना है तो तुम्हें पता ही है कैसे मिलेगा। चले, तो आंसर सी हो जाएगा। तो कुछ पेपर में यार थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है, ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बारे में NCERT बोलता है, क्या बोलता है उसको देख लेते हैं कि डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्ट्ररी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। हम सोचते हैं कि यार अल्किन लगाया हुआ है या बेंजीन लगाया हुआ है तो रेजोनेंस होगा तो उसके कारण उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट ये बोल रहा है कॉन्ट्ररी टू दिस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हो जाता है कि हम क्या करते हैं इस केस में, हम इसका प्लस एम ना देखते हुए इनका माइनस आई देखते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट ये इसको बेसिकली हमें याद ही रखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट एल्कीन लगा दो या बेंजीन लगा दो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। प्लस एम ना देखो, क्या देखो, माइनस आई से देखो। तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर गिवन है, इसको ज़रूर याद रखें, एक अच्छा सा ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा CF3CO2H का एसिडिक स्ट्रेंथ है, फिर CCl3 का, फिर CHCl2 का, फिर NO2 वाला। तो यहाँ पर तुम ये भी देख सकते हो कि
3 फ्लोरीन का माइनस आई जो कंबाइन है वो NO2 से ज़्यादा है। अपन देखते भी हैं DNP रूल में डिस्टेंस नंबर पावर, तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर साइनाइड का ये कैसे आ रहा है, क्योंकि NO2 का माइनस आई साइनाइड से ज़्यादा है। ठीक है, 2 क्लोरीन का माइनस आई NO2 से ज़्यादा हो गया इसलिए ऐसा आया। 3 क्लोरीन का डेफिनेटली 2 क्लोरीन से ज़्यादा और 3 फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात तो एक तो याद रखोगे, है ना, इंडक्टिव फैक्ट से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, नंबर एंड पावर से बात कर रहे हैं। अपन को पता है नंबर ज़्यादा होगा तो वो पावर पर डोमिनेट कर जाएगा। 2 क्लोरीन का माइनस है, 1 NO2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात पता है। फिर इधर से ये भी याद रखोगे कि यार एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन बेंजोइक एसिड एंड देन एसिटिक एसिड। ये बात याद रखोगे, नहीं तो पेपर में इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। कोई रीज़न नहीं पता है अपन को इसके पीछे का, प्रिंसिप जो अच्छा रीज़न हो, ऐसा कुछ रीज़न नहीं पता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है यहाँ पर, और इस ये वाले पॉइंट्स को याद रखना है कि भाई 3 फ्लोरीन का कंबाइन माइनस आई NO2 साइनाइड इन सबसे ज़्यादा निकल जाता है। और इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि भाई एल्कीन या बेंजीन डायरेक्टली लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब बातें याद रखनी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो अपन को पता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर sp कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर sp2 कार्बन लगा हुआ है, इधर भी sp2 कार्बन लगा हुआ है, इधर sp3 कार्बन लगा हुआ है। तो sp कार्बन वाला जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, कॉन्जुगेट को सबसे स्टेबल करेगा। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, 2 ऑप्शन में पहुँचे अपन B एंड C में। ठीक है, फोर्थ वाला सबसे बाद में है, तो दिमाग भी ना लगाएं, सबको समझ में भी आ रहा है sp3 है तो सबसे बाद में आएगा। 2 और 3 में कैसे चेक करें, तो 2 और 3 में तुम ऐसा चेक करो कि 3 वाले में वायर प्लस m लग रहा है, प्लस m लगेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचेगी तो तुम्हारा जो कॉन्जुगेट है जो तुम बनाओगे H+ हटा के O- वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड वाला 2 वाले से बाद में आएगा, तो आंसर B आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं NCERT का यूज़ करके। ठीक है सर, और इस ऑर्डर को याद रख लेना भाई। चलें अब इस सवाल को देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कंपाउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये भी यार बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस कंपाउंड के बारे में बहुत से लोगों को पता है। ठीक है, इसलिए जेई ने इसको डायरेक्टली उठा लिया। ठीक है, एंड इस कंपाउंड के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता है, इसलिए ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बोल रहा था एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज़ ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। ठीक बात है, चलो ये तो एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड 1 इज़ डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। अगर इसको H+ को हटाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, जो 3 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस होगा इस करेगा, इसलिए वो एसिडिक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4th इज एरोमेटिक, ये बात भी सही है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा विच इज़ एरोमेटिक। ये एक ऐसा कंपाउंड है यार जो वाटर जितना एसिडिक है, इसका pK 16 होता है। ये बहुत ही यूज़फुल फैक्ट है याद करने के लिए। ठीक है, तो इसका pK 16 होता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है ये। ठीक है, तो pK 16 वाटर के बराबर पहुंच गया। ठीक है, एल्काइन का pK कितना होता है ये भी अपन को पता है, जनरल pK वैल्यू मैंने बोला याद करना ज़रूरी है, 25 होता है। एल्किन सबसे वीक एसिड होता है, उसका pK अराउंड 50 होता है। एंड जो दिस कंपाउंड है बेंजीन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसका pK अराउंड 40 होता है। जैसे एल्कीन का होता है ना pK यार, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का pK, डबल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन कितना एसिडिक होता है अपन को पता है, एल्कीन का pK 45 के आसपास होता है। तो बेंजीन का pK भी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच हाइड्रोजन है, 40 के आसपास पहुँच जाता है। अब ये कंपाउंड जो है ये कहाँ पर लाई करता है इस पिक्चर में, यहाँ से मुझे सब कुछ पता चल जाना चाहिए था भाई। तो फर्स्ट वाला एसिडिक हो जाता है, रेजोनेंस हो रहा है 3 रिंग के साथ, बट ऐसा मत सोचो कि तुम रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी को कंपेयर कर रहे हो। तुम बोलो इधर 3 रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है तो तुम उसको सबसे ज़्यादा एसिडिक कर दो। ये एरोमेटिक एनाइन बन रहा है इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस में किसको प्रायोरिटी देनी है, एरोमेटिसिटी को, है ना। तो जो 4th वाला है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है भाई, ये फैक्ट मुझे पता है। एरोमेटिसिटी को हम प्रायोरिटी देते हैं रेजोनेंस से ज़्यादा, और बहुत ही नॉन कंपाउंड है, मुझे तो pK भी पता है और तुम्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4th इज एरोमेटिक, ये तो बात सही हो ही गई थी। कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज़ अ NO2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर कंपाउंड 2 में NO2 लगा दूँ तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार, ये तो बेसिक बात है। कैसे सर, आपने ये हाइड्रोजन हटाया, अगर मैंने NO2 लगा दिया, कहीं पर भी लगा दिया लेट से, तो NO2 का माइनस आई लगेगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ये बात भी सही है।
थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। जो मेन दिक्कत वाली स्टेटमेंट थी वो थी फोर्थ। तो फोर्थ में क्या कैसे एलिमिनेट किया जा सकता था? तो तुम्हें ये बात पता रहती कि एरोमेटिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू रेजोनेंस, तो डायरेक्टली ये गलत हो जाता, वन वाला ज़्यादा एसिडिक होता ही नहीं, तो ये आंसर गलत हो जाता है ना, डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, और थोड़ा या तो पीके का वैल्यू पता होता, तो फोर्थ वाला सही ऑर्डर क्या होता है वैसे, फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा, फिर कौन सा आता फोर्थ के बाद? तो मुझे पता है फोर्थ के बाद फिफ्थ आता, अभी भी पीके इसका 25 है ना। यहाँ 3 रिंग लगा होने के बावजूद भी इसका पीके कितना होता है भाई, 32 ही होता है। ये क्लेडन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, इसने एक बात बड़ी कमाल की बोली कि तुम देखो यार, जब एक ही रिंग था, कुछ लोग सोचते बेंजीन का हाइड्रोजन एसिडिक है, भाई 40 पीके है, ठीक है, कुछ भी खास एसिडिक नहीं है। रेजोनेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, किस एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो भी बहुत मैटर करता है। तो देख लो तुम, एक रिंग था, एक बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहा था तो 40 का पीके 40 आ रहा था, 2 के साथ डीलोकलाइज हो रहा था तो पीके 33 आ गया, मतलब कंसिडरेबल एसिडिक हो गया, 40 से 33 का जंप हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया कंपेयर टू दिस वन। और जब तुमने 3 रिंग लगाई तो तुम देख लो 33 से 32 पर ही पहुंचा, थोड़ा सा ही एसिडिक हो पाया, ज़्यादा एसिडिक नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे का भी रीज़न जानो कि यार जब 3 रिंग लगाते हैं अपन तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन करते हैं, तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं बचता, ये प्रोपेलर शेप अज्यूम कर लेता है ना, तो फिर रेजोनेंस ठीक से नहीं हो पाता है भाई, है ना। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, पर ऐसा नहीं है कि वन स्टेबल हो रहा है। मैंने कहीं कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर ऐसा हो गया कि दिस इज़ मोर स्टेबल, इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल है इसके एनायन से, ऐसा नहीं है भाई, एनायन इसी का स्टेबल है अभी भी, तुम देख पा रहे हो डेटा से, है ना। पीके 32 है उसका, मतलब कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, बट ये बात याद रखें कि जैसे रिंग बढ़ा रहे हैं हम, पहले एक रिंग था तो 40 था, जैसे दूसरी रिंग बढ़ाई तो बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन जब तीसरी रिंग बढ़ाई तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेजोनेंस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। हम सोच रहे थे 3 रिंग के साथ रेजोनेंस होगा, बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रोपेलर शेप अज्यूम कर लेता है वो, तो बात भी उसने लिखी है। तो ये क्लेडन का एक PDF भी देख लेना। तो इसने ये एक और चीज़ बोली कि यार अपन ऐसे रिंग को जोड़ दें तो रेजोनेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो पाएगा, प्लेनर हो जाएंगी रिंग, तो पीके पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी तुम देख लो। यहाँ पर 2 रिंग्स को जोड़ा हुआ है और एक रिंग फ्री है, तो पीके कितना है 18.5, अगर मैंने तीनों को जोड़ दिया तो पीके कितना आ गया 11, तो बहुत एसिडिक भी हो जाता है। ठीक है सर, तो कर सकते हैं सवाल को। तो इसमें अगर ऑर्डर, वैसे ऑर्डर पूछते तो क्या होता, वैसे तो ऑर्डर जानने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट एलिमिनेट करना था, बट पूछते तो फोर्थ हो जाता, फिर फिफ्थ हो जाता, फिर 1 हो जाता, फिर सेकंड हो जाता, एंड फिर थर्ड एल्केन सबसे बाद में हो जाता। तो डी ऑप्शन तो गलत है, आंसर ABC हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पीटर साइक्स का ही सवाल है, डायरेक्ट बिल्कुल स्टेटमेंट भी वहीं से ही उठा के दे दिया है। ठीक है, तो अगेन स्टैंडर्ड बुक कैसे हेल्प करती है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा टीचर पढ़ रहा हो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा इन सब के बीच में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1, ये मुझे बताना है। तो मुझे इसमें से क्या पता है, पूरा ऑर्डर जानने की ज़रूरत है क्या, ये नहीं है, कितना जानने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो सेकंड 1 से ज़्यादा बेसिक होगा, ये मुझे पता है क्या, बिल्कुल पता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई लग रहा है ना। तो सेकंड 1 से ज़्यादा बेसिक, इतना तो मुझे पता है। ठीक है सर, ये बात तो एकदम सही बोल दी सर आपने। 1/3 से ज़्यादा बेसिक है, ये भी मुझे पता है सर। क्यों? क्योंकि 1 में ये NO2 है, इनका माइनस आई तो लग ही रहा होगा कुछ ना कुछ, तो -M भी लग रहा होगा, है ना। तो 1/3 से ज़्यादा बेसिक है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ से ज़्यादा बेसिक है क्या, तो ये मुझे पता है या नहीं पता है, थर्ड फोर्थ से ज़्यादा बेसिक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है ना। पहला जो स्टेटमेंट है, जो सबसे इसका डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट भी है, वो यहीं से डिसाइड हो जाता, अगर मेरे को थोड़ा सा पता होता, कि बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। पीटर साइक्स की ये PDF है जिस पे यहाँ पर बात हो रही है, तो इसको भी तुम देख लेना, अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, पहले थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं।
तो क्या बोलता है बुक, क्या बोलता है बुक की बात करते हैं अपन तो। ठीक है सर, तो ये बोलता है कि यार यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो स्ट्रांगली डीलोकलाइज है। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्लेनर हो गया मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन ने NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, पूरा मॉलिक्यूल एकदम प्लेनर हो गया, केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब बहुत ही इफेक्टिवली डीलोकलाइजेशन हो रहा है। 3 NO2 का -M लग रहा है सर, तो बहुत ही गंदा बेस हो गया सर, अब तो स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइज है। फोर्थ वाले में यही काम होने से बच गया। क्यों बच गया सर? क्योंकि तुम्हें पता है कि सर ये जो CH3 ग्रुप हैं ये बल्की ग्रुप हैं और ये NO2 ग्रुप ये भी बल्की है, तो उसके कारण इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है, जिसको अपन SIR इफेक्ट भी बोलते हैं। SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अब आउट ऑफ प्लेन चला गया तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं, डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अच्छा बेस हो गया। NO2 का -M ही नहीं लग रहा है, सिर्फ -I ही लग रहा है ना, -M लग ही नहीं पा रहा है। तो फोर्थ वाला इज़ मोर बेसिक देन थर्ड, तो यहीं से ये स्टेटमेंट 1 वाला गलत हो जाता। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसलिए हम एलिमिनेट कर सकते थे इसको। सारी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, बट ये पता होना चाहिए था फोर्थ थर्ड से ज़्यादा बेसिक होता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम उड़ा सकते थे। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर, पूरा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी भी। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ सेकंड 1 से ज़्यादा है, बता दिया मैंने। 1 थर्ड से ज़्यादा है, ये भी मैं बता सकता हूँ, और 4 थर्ड से ज़्यादा है, ये भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये 1 और 4 में क्या रिलेशन है ये मैं बता सकता हूँ क्या, तो इतना श्योरिटी से नहीं बता सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि 3 NO2 का -M लग रहा है, सॉरी -I लग रहा है। नाइट्रोजन के लोन पे लोकलाइज्ड है, बट 3 NO2 का -I लग रहा है। इधर नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइज है, बट -I तो नहीं लग रहा है कुछ भी। तो दो डिफरेंट फैक्टर हैं, अपोजिंग फैक्टर हैं। एक जगह -I ज़्यादा लग रहा है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, एक जगह लोन पेयर डीलोकलाइज है, नोट पर -I नहीं लग रहा। तो दोनों में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा मैं इतना डेटा के बिना नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट कमेंट हम नहीं कर सकते, बट हम जितना नॉलेज ज़रूरी है इसको सॉल्व करने के लिए उतना मेरे पास है। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज़ मोर दैन बिटवीन 3 and 4। तो अब इसके लिए तुम यार वापस से पीटर साइक्स पर आओ। तो पीटर साइक्स क्या बोलता है, एन इंटरेस्टिंग केस इज प्रोवाइडेड बाय 2,4,6 डाइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन। कौन सा ऑप्शन की बात कर रहा है ये? फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले के बारे में क्या बोल रहा है ये? तो फोर्थ वाला जो है वो ये बोल रहा है कि 40,000 टाइम मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू NN डाइमिथाइल एनिलीन। मतलब इससे ये फोर्थ वाला जो है वो 40,000 स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन किस वाले से? थर्ड वाले से। थर्ड वाले से बोल रहा है कि थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो फोर्थ वाला जो है वो 40,000 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है थर्ड से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए उसके पीछे रीज़न बोल रहा है कि भाई जो थर्ड वाला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन, उसमें NH2 ग्रुप जो है भाई छोटा सा ग्रुप है, तो कोई आउट ऑफ प्लेन भी नहीं जा रहा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और तो वो एकदम प्लेनर बन गया इन द रिक्वायर्ड प्लेनर ओरिएंटेशन, तो बहुत ही स्ट्रांगली डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाले में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है और थर्ड वाले में इतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस -M लग रहा है, तो फोर्थ और थर्ड में बेसिसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 40,000 टाइम ज़्यादा बेसिक है फोर्थ वाला थर्ड वाले से, ये लिखा हुआ इसने। और ये देखो यहीं पर इसने लिखा हुआ, बाय कॉन्ट्रास्ट NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड एनिलीन इटसेल्फ डिफर अ वेरी लिटल इन बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है बेसिक स्ट्रेंथ में। क्यों? क्योंकि बस +I की वजह से ही अंतर आ रहा है और तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो डिफरेंस कम है। तो डायरेक्ट बुक का लाइन दिख रहा है तुम्हें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज़ मोर देन बिटवीन 3 and 4, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना। 3 और 4 के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत अंतर है, 1 और 2 में तो ज़रा सा ही है। तो डायरेक्ट पीटर साइक का लाइन था भाई, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। रेजोनेंस इफेक्ट इज़ मोर इन थर्ड दैन फोर्थ, तो वापस से तुम देख लो पीटर साइक्स की बात हो रही है, ये बोल रहा है कि थर्ड में ज़बरदस्त रेजोनेंस होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो प्लेनर हो गया है ना, और 3 NO2 का -M लग रहा है, तो ये बात सही है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। स्टेरिक इफेक्ट में कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड, ये बात भी सही है। स्टेरिक इफेक्ट के कारण ही तो वो आउट ऑफ प्लेन गया।
तो डी ऑप्शन भी सही है, तो सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड बुक तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने जीओसी के जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे डिस्कस कर लिए हैं। इस पीडीएफ को मैं वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा, तो तुम्हें मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह के कंटेंट के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, तुमने कुछ नया सीखा, तुम्हारे कुछ डाउट्स क्लियर हुए, ये मुझे ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।